नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो सेशन में। तो आज भी हम लोग ग्रुप डी का सेट करने वाले हैं। सेट का जो 45 आप लोग का जीके जीएस और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन रहता है वो करने वाले हैं। और आपका 55 क्वेश्चन जब वो मैथ रीजनिंग का हो जाता है, 30 क्वेश्चन आप लोग का रीजनिंग का होता है, 25 क्वेश्चन मैथ हो गया, उसके बाद 25 क्वेश्चन साइंस हो जाएगा और 20 क्वेश्चन जो बचता है वो आप लोग का जीके और करंट अफेयर्स से रहता है। तो टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि नेगेटिव मार्क्स रहता है, 3 पर 1 कट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 45 क्वेश्चन जो कि साइंस का और जीके करंट अफेयर्स का होगा वो कवर करने वाले हैं इस सेट के माध्यम से। न वो यहाँ पर अगर हम लोग करें मैथ और रीजनिंग का तो टाइम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैथ रीजनिंग को स्किप कर देता हूँ। बाकी बात यहाँ पर जीके जीएस आप लोग को अच्छी तरीके से कवर करवाऊँगा। जो भी टोटल क्वेश्चन यहाँ पर आएगा सभी इंपॉर्टेंट होगा, इसको अच्छी तरीके से आप लोग कवर कीजिएगा, ताकि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आप लोग का प्रिपरेशन जो है, तैयारी जो वो अच्छा हो सके। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट में जो है टोटल 100 क्वेश्चन है, और जो यहाँ पर जीके का पोर्शन स्टार्ट हुआ है वो क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जीके पढ़ेंगे, 81 से 100 तक जीके हो जाएगा। उसके बाद फिर जो साइंस वाला है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा यहाँ पर जो 81 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है हमारा ए नंबर की सन्नगर, फिर दूसरा ऑप्शन है अपक्षय, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीयन, और चौथा ऑप्शन है सल्की भवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपक्षय। तो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपक्षय कहते हैं, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेदरिंग। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का सवाल है, और इसको आप लोग एक प्रकार का स्टैटिक भी प्रश्न मान सकते हैं कि किसे मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सैलाना वन्यजीव अभ्यारण्य, सिंगोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, पनपाथा वन्यजीव अभ्यारण्य और रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो याद रखिए आप लोग, मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र जो घोषित किया गया है वो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पर प्रश्न संख्या 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें कथन गलत कौन सा वो चुनना है। तो हमारा पहला कथन है कि फिएट मुद्रा, जिसको मनी है कहते हैं मुद्रा को इंग्लिश में, वही दिया गया है। तो फिएट मुद्रा समान राशि के सोने या चांदी के समर्थन के बिना जारी की जाती है, ये सही है। उसके बाद हमारा दूसरा कथन है कि मुद्रा गुणक जो है वो आरक्षित मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति का अनुपात होता है, ये भी सही दिया गया है। फिर अपना तीसरा कथन है कि सावधि जमा से परिपक्वता के बाद या फिर परिपक्वता से पहले अर्थदंड के साथ ही पैसा निकाला जा सकता है, ये भी सही है। लेकिन हमारा चौथा जो कथन है, यहाँ पर चौथा कथन है कि वाल्ट कैश भी मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा है, ये गलत दिया गया है। ये वाल्ट कैश जो है वो मुद्रा आपूर्ति का एक हिस्सा नहीं है, तो यही गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 84 नंबर प्रश्न है कि किस देश में माउंट सुमेरु पर ज्वालामुखी फटा है। तो याद रखिएगा, माउंट सुमेरु जो है, ये जो जहाँ पर ज्वालामुखी फटा है वो इंडोनेशिया देश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इंडोनेशिया देश में माउंट सुमेरु पर ज्वालामुखी फटा है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न के 85 अपना है कि तमिल समर देव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो नृत्य किया जाता है वो काबरी अट्टम नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, काबरी अट्टम। ये प्रश्न जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये न्यू टाइप का लग रहा है, तो इसे आप लोग जरूर ही याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना जाता है प्रश्न संख्या 86, और प्रश्न संख्या 86 अपना यहाँ पर है, देख सकते हैं कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन निम्नलिखित में से कौन संभालता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो संभालता है वो राष्ट्रपति द्वारा संभाला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 87 है कि निम्नलिखित में से किसने 1839 ईस्वी में तत्वबोधनी सभा का गठन किया था। तो तत्वबोधनी सभा 1839 में जो गठन किया गया था वो किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ जाता है प्रश्न संख्या 88 की निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई है।
तो उत्तरा पद स्वामी को उपाधि जो दी गई है वो धर्मपाल को दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा धर्मपाल। और आप लोग याद रख सकते हैं कि धर्मपाल ने ही जो भागलपुर का विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो धर्मपाल के द्वारा ही बनाया गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा प्रश्न संख्या 89। और प्रश्न संख्या 89 में हम लोग को पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एडीबी, ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को 7% के पिछले अनुमान से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये कर दिया है 6.5%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 90 हमारा कि यूनेस्को ने 2023 के लिए विशिष्टता पुरस्कार के लिए किस शहर के तंजावुर जिले में अवध साहेश्वर मंदिर का चयन किया है? तो ये तमिलनाडु में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 91। और प्रश्न संख्या 91 में हम लोग को पूछ रहा है कि 1929 ईस्वी में 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाने वाला कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो ये एक्ट जो था वो एक्ट था शारदा एक्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शारदा एक्ट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा जी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में आपको पूछा जा रहा है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण जो पूरा किया गया है वो किसके द्वारा किया गया था? शाहजहां के द्वारा। और कब किया गया था? तो ये निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा 1648 ईस्वी में। कब? 1648 ईस्वी में पूरा हो गया निर्माण और 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ताजमहल निर्माण का शुरू जो हुआ था वो 1632 में हुआ था, उसके बाद यह 1648 में पूरा हो गया था। और आप लोग प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये ताजमहल जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 94 है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? ये संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से। और स्वतंत्रता का अधिकार आप लोग को पता है कितना कितना आर्टिकल है स्वतंत्रता के लिए? तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के लिए जो आर्टिकल है वो 19 से लेकर 22 तक है। 19 से 22 तक जो आर्टिकल है वो स्वतंत्रता से संबंधित है। और जो हमारा समता का अधिकार है, इक्वलिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो 14 से 18 तक आर्टिकल है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जब 25 से स्टार्ट होता है 28 तक है। तो ये सभी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 95 है कि जो 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2034 का फीफा विश्व कप की मेजबानी जो करेगा वो सऊदी अरब करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर प्रश्न है कि भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो याद रखिए देव प्रयाग में मिलती है। कहाँ पर? देव प्रयाग में मिलती है। अगला प्रश्न पर 97 नंबर है कि आईने अकबरी जो कि अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है ये किससे संबंधित है? ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा के कौन सा खंड है? तो ये भी याद रखिएगा तीसरा खंड है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये तीसरा खंड का जो आईने अकबरी है वो मतलब किससे संबंधित है? तो याद रखिए ये संबंधित है अकबर के प्रशासन से। किससे? अकबर के प्रशासन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर 98 नंबर है कि दिसंबर 2024 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले नए सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो इस सर्वेक्षण पोत का जो नाम है वो नाम है INS निर्देशक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा INS निर्देशक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो याद रखिए उत्तर पश्चिम की बात हो रहा है तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। इसका राइट आंसर याद रखिएगा अफगानिस्तान जो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में, ये तो आप लोग को पता ही होगा, लद्दाख के पास, जम्मू कश्मीर के पास यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो टच करता है। वहाँ पर कहाँ पर? तो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। और 100 नंबर प्रश्न अपने यहाँ पर ग्रामीण महिला LFPR 2017-18 में ग्रामीण महिला LFPR 2017-18 में 24.6% से बढ़ाकर 2022-23 में कितना प्रतिशत हो गई? तो ये हो गया है 41.5%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 41.5%।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आ जाता है साइंस का क्वेश्चन। तो साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित आरेखों में से कौन आरेख किसी वस्तु की विराम अवस्था को निरूपित करता है। तो विराम अवस्था को निरूपित करने वाला यहाँ पर आपको 4 गो दिया गया है फिगर, उसमें बताना किसमें विराम अवस्था में जो है वो है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर बात करें हम लोग समय के साथ, ये समय हो गया और इधर अपना दूरी है, तो समय के साथ क्या हो रहा है, दूरी बदल रहा है। तो यहाँ पर समय के साथ साथ दूरी भी बदल रहा है, अर्थात यहाँ पर देखिएगा अगर हम लोग ऐसे आ रहे हैं तो दूरी जैसे जैसे क्या हो रहा है, समय बढ़ रहा है तो दूरी घटते जा रहा है, अर्थात यहाँ पर दूरी और समय दोनों चेंज हो रहा है। तो विराम अवस्था में तो नहीं होगा, तो यहाँ पर चल रहा है अर्थात ये विराम अवस्था में नहीं, ये हमारा नहीं होगा। अगला अपना यहाँ पर है, यहाँ भी देखिए दूरी के साथ साथ दूरी भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ रहा है, इस प्रकार बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा विराम अवस्था में नहीं होगा। अगला हमारा यहाँ पर देखिए कोई फिगर दिया ही नहीं, अर्थात वस्तु कहाँ पर यहाँ पर होगा, ना ही वेग कुछ है ना ही समय, अर्थात यहाँ पर वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा कि यहाँ पर वस्तु क्या है, विराम अवस्था में। बाकी बाद यहाँ भी देख सकते हैं कि समय बढ़ रहा है लेकिन वेग निश्चित है, समय बढ़ रहा है, सॉरी वेग कांस्टेंट है, लेकिन इसी जो भी वेग है यहाँ पर उसके अनुसार चल रहा है, ऐसा नहीं कि रुका हुआ, ये चल रहा है, इसे चल रहा है। वेग निश्चित है, मतलब वेग जो है वो बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा, लेकिन किसी जो भी जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ना कि रुकी हुई है, समय के साथ चल रही है, इसलिए ये भी विराम अवस्था में नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 2 है, ये सवाल है हमारा फिजिक्स का। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि 5 न्यूटन का कोई बल किसी m1 मात्रा की वस्तु को 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण देता है एवं m2 मात्रा की वस्तु को 24 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। जब दोनों वस्तुओं को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसका बल द्वारा उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमारा जो है बल दिया गया है, F बराबर कितना दिया गया है, 5 न्यूटन दिया गया है। उसके बाद हमारा जो m1 मात्रा यहाँ पर निकाल सकते हैं, इसे हम लोग जानते हैं कि बल बराबर फार्मूला होता है m, ये होता है ना, मतलब द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। यहाँ से हम लोग अगर m के निकालें तो ये हो जाएगा बल बटे त्वरण हो जाएगा। अब यहाँ पर m1 मात्रा हम लोग निकालें m1, तो क्या करेंगे, पहला वाला त्वरण लेंगे, अर्थात यहाँ पर बल तो सबके लिए वही 5 न्यूटन है, तो अब की जगह पर हम लोग 5 लेंगे, और त्वरण जो पहला हमारा m1 के लिए वो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 8 से हम लोग भाग दे दिए। ये हमारा हो गया किसके, ये हो गया हमारा केजी में या फिर ग्राम में अगर होगा तो, नहीं तो ऐसे मीटर पर सेकेंड है यूनिट, तो यहाँ पर केजी ही हम लोग लेंगे। m1 हमारा निकल गया 5/8 kg। अब हम इसी प्रकार m2 निकालेंगे, तो बल जो हमारा दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 न्यूटन दिया गया है, और जो हमारा m2 वस्तु के लिए जो त्वरण जो है वो कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं m2 वस्तु के लिए जो त्वरण हमारा है वो 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग त्वरण की जगह पर 24 फुट करेंगे, उसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 5/24 ही रहने देता है, ये केजी हो गया हमारा m2। अब क्या कह रहा है कि दोनों वस्तु को एक साथ संयोजित कर देते हैं, दोनों वस्तु एक साथ संयोजित करेंगे, दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। दोनों का द्रव्यमान अगर हम लोग जोड़ लें तो इस प्रकार ये हो जाता है, तो जोड़ने के बाद हो जाएगा 24 हो गया एलसीएम, 5 से 15 हो गया प्लस 5 अर्थात 20/24 आ गया, इतना केजी हो गया। अब हम लोग का कार्य है कि इस वस्तु पर संयोजित होने के बाद इस पर जो बल द्वारा उत्पन्न त्वरण होगा वो फाइंड करना था। हमारा द्रव्यमान तो निकल गया, तो टोटल इतना 20/24 केजी। अब इस पर त्वरण हमको फाइंड करना था, त्वरण बराबर होता है ए बराबर हो जाएगा F/m, और बल तो वही 5 न्यूटन है, और त्वरण हमारा यहाँ पर 20/24, इसको ऊपर भेज देते हैं 24 को, तो ऊपर चला गया, इससे कट जाएगा 4 बार में, ये हो जाएगा 6 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अपना जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं इस सवाल को। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आप लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा स्वरूप गति नियम बल की परिभाषा देता है। अगर बल के नियम का परिभाषा पूछेगा तो वो हो जाएगा पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम। अगर पूछा जाए कि बल का जो सूत्र होता है बराबर m, ये किस नियम से संबंधित है, तो ये द्वितीय नियम से बल की मतलब सूत्र आता है। बल का सूत्र हो जाएगा द्वितीय नियम से, लेकिन बल की परिभाषा पूछेगा तो वो प्रथम नियम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 4 है कि
निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं, इनमें से कौन सा जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं, ये पूछा जा रहा है। दूध से दूध का पाउडर बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। आयोडीन का उदरपातन, ये भी भौतिक परिवर्तन हमारा हो गया। चाय में चीनी घोलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लेकिन एलपीजी का जलना, एलपीजी गैस जो है जिस पे हम लोग खाना बनाते हैं, उसको जला लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उसको गैस तो बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है कि हीलियम के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन का आवेश एवं मात्रा क्रमशः कितना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हीलियम का परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, तो 2 है और इसका द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। उसके बाद परमाणु संख्या के बराबर ही होता है प्रोटॉन की संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या अगर 2 है तो इसमें आवेश भी कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है, +1 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा +2 और 4u, ये द्रव्यमान हो गया और ये हो गया प्रोटॉन का आवेश। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 6 है, कहा रहा है कि उत्तल दर्पण के फोकस की दूरी फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, तो यहाँ पर 2f कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 7 है कि रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूहों के समानतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो ये प्राथमिक रंग जो होता है प्रकाश का वो होता है लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग अपना है। और द्वितीयक रंग की बात करें, द्वितीयक रंग आ जाता है पीला, मैजेंटा और सियान आ जाता है, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है कि अनिवच का कितना ग्राम 1 लीटर विलियन में घोला जाए ताकि विलियन का पीएच जो है वो 13 हो जाए। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 4 ग्राम पर लीटर घोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पीएच मान 13 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 9 है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो क्या होता है। तो कण की गति जो है वो अपरिवर्तित रहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कण की गति क्या होता है, वो परिवर्तित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 10 है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आतपन। क्या बोलते हैं, आतपन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आतपन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 11 है। प्रश्न संख्या 11 में पूछा जाएगा कि यदि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश की आवृत्ति, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो दिया गया वो n दिया गया है, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, तो इस पर यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा जो निवेश आवृत्ति होता है वही निर्गत आवृत्ति होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी n ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निवेश जो आवृत्ति है वो n है, तो निर्गत आवृत्ति भी n ही होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 12 है और प्रश्न संख्या 12 में आप लोग पूछा जा रहा है कि वातावरण के अंदर क्षितिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा वातावरण के अंदर क्षितिज ऊष्मा का अंतरण को हम लोग संवहन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 13 है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं। तो चमगादड़ जो अंधेरे में उड़ते हैं इसका कारण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, विपराश्रव ध्वनि तरंगे क्या करती हैं, उत्पन्न करती है, यही कारण है कि वो अंधेरे में चल सकता है, उड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 14 है कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या फिर ली जाती है। निकाय से ऊर्जा, निकाय जो है उसको ऊर्जा दें या फिर उससे ऊर्जा निकाल लें, तो उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अगर किसी बर्फ़ को हम लोग वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, पानी में, तो क्या करना पड़ेगा, इसको गर्म करेंगे तभी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पानी में बदल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर पानी को हम लोग को बर्फ़ में बदलना है तो क्या करना पड़ता है, उसको ठंडा करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं कि निकाय को या तो ऊर्जा देते हैं या तो लेते हैं, तभी हम लोग उसका परिवर्तन कर सकते हैं, भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 15 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा करता है। तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कैडमियम। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 16 है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में परिवर्तन होगा। तो स्वतंत्र रूप से चलता है, इसका मतलब उसका जो डायरेक्शन होगा, दिशा होगा, वो चेंज कर रहा है। तो जब दिशा चेंज होगा तो उसका वेग भी चेंज होगा और संवेग भी चेंज होगा, क्योंकि संवेग जो है वो वेग पर ही आधारित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 और 4 ये दोनों क्या होगा, गुण में परिवर्तन होगा, वेग और संवेग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ तक 16 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हमारा 17 नंबर प्रश्न आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न भी एक सवाल है, सिंपल सा सवाल है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे जस्ट अभी। तो यहाँ पर करें कि 2 kg मात्रा का एक पत्थर विरामावस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष से गिरता है तो 5 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो 5 सेकेंड बाद गति ऊर्जा पूछ रहा है, तो 5 सेकेंड बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका पहले वेग निकालेंगे तब तो गतिज ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र होता है हाफ mv² होता है। इसलिए यहाँ पर तो द्रव्यमान दिया गया है 2 kg, लेकिन वेग नहीं, तो वेग हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब देखिए फिर यहाँ पर कह रहा है कि पत्थर विराम अवस्था से गिराया जा रहा है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग जो है वो क्या था, 0 था। उसके बाद यहाँ पर बात करें हम लोग तो 5 सेकेंड बाद t अर्थात कितना है, 5 सेकेंड दिया गया है, तो 5 सेकेंड बाद इसका वेग निकालना, और g का मान जो दिया गया है, g का मान अर्थात त्वरण का मान दिया गया है 9.8 मीटर/सेकेंड²। तो यहाँ से हम लोग भी निकाल लेते हैं, क्योंकि भी हम लोग जानते हैं कि भी बराबर होता है u प्लस AT या फिर GT जो बोलिए। अब यहाँ पर प्रारंभिक वेग u जो वो 0 दिया गया है, उसके बाद g का मान 9.8 लेना है, और t जो दिया गया वो कितना 5 सेकेंड दिया गया, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, 9 × 5 = 45, 4 × 49, तो 49 क्या हो गया इसका मीटर/सेकेंड हो गया, अर्थात इसका वेग कितना हो गया। यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था कि 5 सेकेंड बाद जिसका वेग हो गया वो कितना हो गया 49 मीटर/सेकेंड हो गया, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा है 5 सेकेंड बाद उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो वेग निकाल ले तो गतिज ऊर्जा भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। हाफ इंटू द्रव्यमान जो है वो कितना है 2 kg है, तो 2 रख लेते हैं, v² दिया है अर्थात 49 का स्क्वायर दिया गया है, तो ये 2 कट जाएगा, लेकिन 49 का स्क्वायर होता है 2401, तो 2401 जो है इसका क्या हो जाएगा जूल, राइट आंसर हो जाएगा किसका, ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा 2401 जूल, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग सोल्व कर सकते हैं इस सवाल को, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 18 हमारा यहाँ पर है कि प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु को कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं, तो ये जो धब्बे बनाते हैं वो डेक्सट्रांस बनाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डेक्सट्रांस। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ प्रश्न संख्या 19 है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो सेलुलोज एवं काइटिन का बना होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सेलुलोज एवं काइटिन। नेक्स्ट प्रश्न पर प्रश्न संख्या 20 है कि स्तनधारियों की त्वचा में पाए जाने वाले सेबेशियस ग्रंथि का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा इस ग्रंथि का जो कार्य होता है, सेबेशियस ग्रंथि का वो कार्य है त्वचा और बालों का जलरोधी बनना, त्वचा और बालों को जलरोधी बनाता है ये सेबेशियस ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 21 है कि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज के पाचन की क्षमता पाई जाती है, क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो शाकाहारी का जो आहार नाल होता है वो क्या होता है बहुत लंबे ही होता है, यही कारण है कि वो आसानी से पचा लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है कि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, तो इंसुलिन आप लोग को पता है कि रुधिर शर्करा जो इसको घटाती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि रुधिर शर्करा को क्या करता है वो घटाती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है कि ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी क्या है, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र के बीच के कड़ी जो है वो हमारा है एसिटाइल कोएंजाइम ए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न अपना है कि उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण डैश द्वारा होता है, तो ये जो विक्षेपण होता है उत्तरी गोलार्ध के दाएं पवनों का विक्षेपण ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा करते हैं अब ये प्रश्न आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी प्रकार का लगातार आप लोग का वीडियो मिलते रहेगा, इस प्रैक्टिस सेट का ग्रुप डी का लगातार बने रहिएगा ताकि आप लोग की तैयारी अच्छी तरीके से हो जाएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।